नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। आप देख रहे हैं चीन की सलामी स्लाइसिंग। जी हां, भारत और चीन के बीच में पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर सीमा विवाद को लेकर स्थिति फिर से नाजुक बनी है। हालात को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि चीन ने एलएसी को तनावग्रस्त बनाए रखने के साथ ही भारत से स्थायी दुश्मनी रखने का बीड़ा उठा रखा है। लद्दाख में गतिरोध का हाल निकालने के लिए दोनों देशों के बीच कई दौर की सैन्य वार्ताएं हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई भी रास्ता नहीं निकल पाया है। क्यों खत्म नहीं हो रहा ये गतिरोध, क्या है चीन की मंशा और ऐसे में क्या है वो भारत का जवाबी रणनीति, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा को आगे बढ़ाएं इससे पहले आपको बताते चले कि पूर्वी लद्दाख की गलवान में वर्ष 2020 के अप्रैल में सीमा विवाद को लेकर यह गतिरोध शुरू हुआ था और यह अभी बरकरार है। सैनिकों के पीछे हटने को लेकर संबंधित मुद्दों और भारत और चीन के बीच कमांडर स्तरीय वार्ता का दौर भी जारी है। दोनों देशों के सैनिक अब भी एलएसी पर डटे हुए हैं और इसी बीच चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए की और अरुणाचल प्रदेश में किशोर को अगवा कर लिए जाने की घटना के बाद से एक नया विवाद खड़ा हो गया है। भारत के दावे वाली सीमा रेखा के भीतर चीन इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कर रहा है। सीमा पर विवादित इलाके में सैन्य गांव का निर्माण करने के बाद अब अरुणाचल प्रदेश में एक किशोर को अगवा कर उसे एक बार फिर से भारत को चुनौती दी है और विदेश मामलों के जानकार इस मामले में देश के लंबे समय से सलामी स्लाइसिंग रणनीति के प्रसार का हिस्सा मान रहे हैं। दरअसल अपने पड़ोसी देशों के खिलाफ छोटे छोटे सैन्य ऑपरेशन के जरिए धीरे धीरे किसी बड़े इलाके में कब्जा कर लेने की नीति को सलामी स्लाइस कहते हैं, ऐसा कहा जाता है। और चीन ही नहीं, कई और देश के साथ ही यह हरकत कर रहा है। शायद यही बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच 18 मुलाकातों के बावजूद भी चीन की वास्तविक नियंत्रण रेखा को तनावग्रस्त सीमा बनाए रखने की तरह ही भारत का स्थायी दुश्मनी का बीड़ा उठा रखा है। तो क्या है ये मामला, इसी पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ दो मेहमान इसमें जुड़ गए हैं, जिसमें विदेश मामलों के जानकार अभिषेक खरे हमारे साथ जुड़े हैं, राजेश भारती जी रक्षा मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। अभिषेक जी, आपसे जानना चाहेंगे, जो हमारा आज का विषय है कि जो सलामी स्लाइसिंग है, तो ये एक आम बोलचाल की भाषा में एक नया शब्द है। तो सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि ये सलामी स्लाइसिंग है क्या? अंशुल, कि पहले मैं सलामी स्लाइसिंग से पहले भी मैं बताता हूं कि इस खतरे के, चीन के खतरे के प्रति हमको कब से सावधान किया जा रहा है और हम अभी भी बहुत सारी चीजों को लेके चीन के बराबर एग्रेसिव तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं। मैं एक चीज का जिक्र जरूर करना चाहूंगा। जब एनडीए 1 गवर्नमेंट थी 98-99 में, अटल बिहारी वाजपेयी जी जो सरकार थी, उस समय जॉर्ज फर्नांडिस रक्षा मंत्री थे और उन्होंने पहली बार उस समय ये चीज कही थी कि भारत में इस समय दुश्मन नंबर 1 जो भारत का है वो पाकिस्तान नहीं है, वो चीन है। क्योंकि चीन लगातार विभिन्न गतिविधियां कर रहा है पिछले कुछ सालों से। ये उन्होंने 98-99 में कह दिया था कि चीन हमारा दुश्मन नंबर 1 है और वो लगातार ऐसी एक्टिविटीज कर रहा है बॉर्डर और उसके आसपास, जिससे हमें सावधान रहने की जरूरत है। तो वो उनकी सलामी स्लाइसिंग है। सलामी स्लाइसिंग देखिए क्या बहुत छोटा सा वो है, एक टर्म है जिसका मतलब होता है पहले छोटे छोटे से ऑपरेशन किए जाएं, छोटे छोटे से ऑपरेशन के माध्यम से धीरे धीरे वहां पे अपने ऑपरेशन के साथ साथ अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते जाएं और उसके बाद वहां पे बड़े ऑपरेशन करने की संभावना बनाई जाए या बड़े क्षेत्रों पे कब्जा किया जाए। तो छोटे ऑपरेशन करें, यानी सलामी का अर्थ होता है, स्लाइसिंग का अर्थ होता है काटते रहना। तो छोटे छोटे से क्षेत्रों को पहले काटते रहिए, लोगों को समझ में नहीं आएगा, देशों को समझ में नहीं आएगा, लेकिन थोड़े थोड़े क्षेत्रों से ही, जिसको हम कहते हैं ना बूंद बूंद से तालाब भरना, बूंद बूंद से घड़ा भरना, वो वही कर रहा है कि छोटे छोटे क्षेत्रों को पहले अलग करते रहिए दूसरे देशों पे जो उनका ध्यान ना जाए, और एक समय जब आप वहां पे सेट हो जाएं, वहां पे आप इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर लें और उन क्षेत्रों पे फिर आप अपना कब्जा और अपना दावा कर दीजिए। ये काम चाइना ने नेपाल में भी किया है, ये काम वो भूटान में भी कर रहा है, ये काम भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भी उसने करने की कोशिश की है। इसके अलावा अन्य देशों के साथ भी वही अपनी जो रणनीति है सलामी स्लाइसिंग, जिसका इस्तेमाल वो कर रहे हैं। तो हमें तो सावधान कर दिया गया था 98-99 के बाद, 99 में ही जॉर्ज फर्नांडिस ने, हमें उस समय से इनकी इस नीति को समझना था।
इसी नीति का एक और पार्ट है, जैसे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल की जो बात होती है वो इसी नीति का पार्ट है। इसके अंतर्गत भारत के विभिन्न क्षेत्रों में, वो भारत से लगे क्षेत्र जैसे म्यांमार है, वहां पे सितवे पोर्ट का डेवलपमेंट है, बांग्लादेश में चटगांव पोर्ट का डेवलपमेंट है, इसी तरह से आपका जो श्रीलंका में है अम्बन टोटा पोर्ट है, माले पोर्ट है, मालदीव में ग्वादर पोर्ट है। ये सब देखिए नीतियां जो है, तो चाइना के क्या होते हैं, जैसा मैं बार बार बोलता हूँ, चाइना का जो प्लान होते हैं, विजन होते हैं, वो काफी लंबी दूरी को ध्यान में रख के, लंबी अवधि को ध्यान में रख के वो बनाते हैं। शुरू में उनके प्लान समझ में नहीं आते हैं, लेकिन लॉन्ग टाइम में जब वो स्पष्ट होते हैं तब तक देर हो चुकी होती है। तो यही चाइना लगातार कर रहा है। अब आप देखिए ना, चाइना क्या कर रहा है, नेपाल को भी भड़का रहा है लगातार। नेपाल के भी संबंध बहुत कुछ भारत से खराब हुए हैं चाइना की वजह से। बांग्लादेश में लगातार उसकी दखल बढ़ती जा रही है, वहां से परेशानी आएगी हमें। श्रीलंका और पाकिस्तान तो एक तरह से चाइना के नियो कॉलोनिज्म का शिकार हो गए हैं, यानी उनके एक तरह से उपनिवेश ही बन चुके हैं। आज की डेट में चाइना जो चाहता है पाकिस्तान श्रीलंका में करा लेता है। फिर उसकी जो 5 फिंगर पॉलिसी है, जिसके अंतर्गत उन्होंने बहुत पहले ये विजन दे दिया था कि जो तिब्बत है, लद्दाख है, नेपाल है, भूटान है, अरुणाचल प्रदेश वगैरह है, ये चाइना का ही पार्ट है, उसको वो बाद में कभी ना कभी कब्जे में अपने लेंगे। सीमा पे उनका जो भारत की उत्तराखंड से जुड़ी सीमा है, अरुणाचल प्रदेश से जुड़ी सीमा है, उस पे जम्मू कश्मीर से जुड़ी सीमा है, उनके आसपास इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट वो लंबे समय से कर रहे हैं। फिर इसके बाद जो उनका ग्लोबल टाइम है, जो उनका माउथ पीस है चाइना गवर्नमेंट का, वो लगातार प्रचार कर रहा है भारत सरकार के खिलाफ, भारत के खिलाफ लगातार दुष्प्रचार पूरी दुनिया में कर रहा है जी। फिर 9 डैश लाइन का विवाद देख लें, हालांकि उसके संबंध भारत से डायरेक्ट नहीं है, लेकिन तब भी मैं बताने की ये कोशिश कर रहा हूं कि चाइना ने अपने आसपास के जितने भी सीमावर्ती देश हैं, सबके साथ कुछ ना कुछ तरीके से अपने आप को उलझा के रखा है। विशेष तौर पे इसमें भारत चूंकि इस क्षेत्र का सबसे बड़ा देश है और चाइना का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी भी है, तो उसे लगता है, चाइना को हमेशा ये लगता है भारत से उसे खतरा ज्यादा है, तो भारत को उलझाए रखने की उसकी रणनीति ज्यादा वो फोकस करता है। इसी चक्कर में, इसी वजह से वो निरंतर, चाहे वो गलवान का प्रकरण हो, अरुणाचल का हो, सिक्किम में हो, यहाँ पे कई फ्रंट, कई प्रॉब्लम क्रिएट करता रह रहा है, करता जाएगा, क्योंकि उसका जो यहाँ भी बिगर उद्देश्य है, हम उसको भी समझें। देखिए, बहुत सारे दुनिया के रक्षा विशेषज्ञ बता चुके हैं आज भी कि भविष्य में आने वाले शायद 2 साल के अंदर, या हो सकता है उससे भी पहले, उन्हें ताइवान पे आक्रमण करना ही है। तो ताइवान पे आक्रमण करने के समय उसको जो खतरा है वो सबसे बड़ा भारत से है, कि भारत ने अगर एक फ्रंट पे वॉर शुरू कर दिया तो शायद उनकी ताइवान का जो इन्वेजन है उसमें उनको कहीं परेशानी हो, या भारत के सहयोग के लिए क्वाड देश वगैरह आ जाएं तो भी उन्हें परेशानी। तो भारत को अभी से उलझाए रखने, काउंटर करने और भारत को प्रेशर में रखने की टैक्टिक का ये मुझे पार्ट लगता है, जिसकी वजह से वो भारत को लगातार उलझाए हुए हैं और कुछ ना कुछ फ्रंट खोलते रहते हैं। जैसे अभी आपको पता, कुछ समय पहले वो उन्होंने पुल भी बना लिया था पैंगोंग में, जहां को लेकर विवाद हुआ, वो अभी ठंडा नहीं हुआ कि फिर वो एक अपहरण भी कर लिया एक बच्चे का। वो अब हालांकि वो आज की न्यूज है कि वो शायद देने के लिए भी तैयार हो गए हैं। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि जो समस्या है इसको बहुत ही दूरी तक देखने की, बहुत विजनरी तरीके से इसको देखने की जरूरत है, क्योंकि अभी तक हम छोटे छोटे जो काउंटर कर रहे हैं चाइना के, वो उसके एक्शन का रिएक्शन कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है उसकी जो प्लान है, जो विजन है, वो लेके चल रहा है, उसे समझ के उसके अकॉर्डिंग लॉन्ग टर्म प्लानिंग, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी बनाने की भी जरूरत है और उसके अनुसार एक्ट करने की भी जरूरत है। हाँ, बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात आपने यहाँ पर कही है। राजेश भारती जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश जी, सलामी स्लाइसिंग क्या है और किस तरीके से इसे किया जा रहा है, ये तो हमने अभिषेक जी से समझ लिया। आपके दृष्टिकोण से आपको क्या लगता है कि सलामी स्लाइसिंग की जो रणनीति है उस पर ड्रैगन लगातार जो है वो आगे बढ़ रहा है, कितना खतरा हो सकता है? अंशुल जी, जो खतरा अभी अभिषेक जी ने बताया, काफी कुछ खतरा, तो वो बात ठीक है कि वो खतरा हमारे देश की सीमाओं का धीरे धीरे जिस तरह से अतिक्रमण कह लीजिए या इंच दर इंच चाइना जिस तरह से भारत में बढ़त हासिल कर रहा है, वो एक खतरा है। लेकिन इस सवाल ये है कि इस खतरे के बाद भी जब हमारी राष्ट्रीय सरकार मुद्दे को उलझा रही है या जनता से सच छुपा रही है। अब आप एक देखिए कि जैसे गलवान घाटी में फिंगर 8 तक हमारी सेना पेट्रोलिंग करती थी। हमारी जो है चाइना के साथ
कमांडर स्तर की, मतलब आर्मी टू आर्मी और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कितने दौर की बातचीत हो चुकी है। इतने दौर की बातचीत में आपने ही अभी बताया कि 18 टाइम्स तो हमारे प्रधानमंत्री मिल चुके हैं चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से। बिल्कुल। तो इतनी लंबी बातचीत के दौर के बाद भी हम फिंगर 4 तक चाइना की आर्मी जो है पीछे गई, और ये सच अभी तक देश की जनता से नहीं बताया कि फिंगर 8 तक बातचीत चल रही है। लेकिन जब सरकार संसद तक में गलत सूचना दे जनता को, क्योंकि मोदी ने चुनाव से पहले जिस तरह से भारत को लेके एक बयान देते रहे कि भारत की सीमाओं को लेके, भारत की मजबूती को लेकर, कि जो सरकारें पहले काम करती रही वो सारी सरकारें भारत की सीमाओं के साथ कंप्रोमाइज करती रही है, हम पड़ोसी देशों के साथ झुकते रहे। ये एक ऐसी सरकार है जो पड़ोसी देश के मामले में न झुकेगी न पीछे कदम बढ़ाएगी। चाइना के मामले में हमें दोनों काम करने पड़ रहे हैं। हम अभी इतने दौर की बातचीत के बाद उन क्षेत्रों को जो भारत के अधिकार क्षेत्र में इस गलवान घटना जो 2020 के अप्रैल का है, वहां तक हम भारतीय सेना पेट्रोलिंग नहीं कर पा रही है। डोकलाम में जो विवाद है वो हम सबके सामने है। लद्दाख में, अब अरुणाचल प्रदेश में जिस तरह से उसने एक अरुणाचल के नागरिक का, भारत के नागरिक का अपहरण किया और फिर अब उसे छोड़ने को राजी हो गया है। तो अब चाइना के साथ जो हम रणनीति, कोई स्पष्ट पॉलिसी जो है सामने नहीं है। जॉर्ज फर्नांडिस की ये बात कि भारत का दुश्मन नंबर 1 पाकिस्तान नहीं चीन है, जो अभिषेक जी ने कहा, और इससे पहले भी कई बार बातचीत में ये बात सामने आती रही है। तो लेकिन क्या हमारी रणनीति पाकिस्तान से अलग हट पाई है? हम आज भी भारत के अंदर जो भी हमारी सारी बातचीत, सारा जो तनाव हो, उस तनाव के को हल करने का सवाल हो, सारी तैयारी भी हमको लगता है पाकिस्तान केंद्रित है। चाइना को यदि आपको टक्कर देना है तो चाइना के साथ जो है $125 बिलियन का ट्रेड कर रहे हैं, जिसमें $100 बिलियन का, अप्रोक्स $97 बिलियन का जो है आप माल खरीद रहे हैं, और ओनली $28 बिलियन का माल आप बेच पा रहे हैं चीन को। अब सवाल यह है कि हम चीन के साथ व्यापार बंद क्यों नहीं कर सकते हैं? लेकिन सरकार की एक राजनीतिक मजबूरी होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में और बहुत सारे अन्य उत्पादों में चाइना पे हमारी इस तरह की निर्भरता है कि यदि आज सरकार इस व्यापार को बंद करे तो भारत में उन वस्तुओं की मांग एकाएक बहुत तेज हो जाएगी। क्योंकि डिमांड और सप्लाई का वो मामला हो जाएगा, और कीमत में जो वृद्धि होगी उससे सरकार राजनीतिक डर जाती है, राजनीतिक कारणों से डर जाती है। तो देश हित में मजबूत कदम। और रही बात कि ताइवान के ऊपर चीन कब्जा कर लेगा अगले 2-3 वर्षों में, जैसे अभिषेक जी ने कहा, और उसमें वो भारत के साथ एक उलझाव को आगे बढ़ रहा है। देखिए, ताइवान को लेके जापान, ताइवान और साउथ कोरिया, ये 3 ऐसे देश हैं एशिया में जिनकी सुरक्षा एक हद तक अमेरिका के जिम्मे है। यदि अमेरिका के साथ चाइना सीधे टकराव में अमेरिका को डिफीट दे सकता है, ताइवान पे उसका कब्जा तभी हो सकता है, क्योंकि एक हद तक अमेरिका का वो प्रोटेक्टेड कंट्री है इस तरह के। तो इसलिए ताइवान को लेके पे कब्जा को लेके वो भारत के तरफ हस्तक्षेप कर रहा है या भारत के मामलों में दखल कर रहा है, नहीं। चीन जो है ये मानता है कि जो वहाँ हान डायनेस्टी या दूसरे अलग अलग वंशों ने वहाँ अलग अलग समय पे शासन किया है, उनमें जो भी रीजन्स उनके अधिकार क्षेत्र में कभी रहा है वो आज चीन को मिलना चाहिए। दूसरा, जो तिब्बत के साथ जो हमारा सीमा विवाद है कि भारत उस सीमा विवाद में वो अरुणाचल को भारत का हिस्सा नहीं मानता है चाइना, इसे हम बातचीत से आज तक हल नहीं कर पाए। जब भारत के प्रधानमंत्री की अरुणाचल यात्रा पे चीन ऑब्जेक्शन करता हो और हम सिर्फ उस पर एक राजनयिक जवाब देते हैं, भारत का प्रधानमंत्री भारतीय सॉइल पे, भारतीय जमीन पे जाए और चीन की ओर से उस पर प्रतिक्रिया है कि ये विवादित क्षेत्र, इसमें प्रधानमंत्री को जाने से बचना चाहिए। चीन स्टेपल वीजा दे रहा है आपके अरुणाचल प्रदेश के नागरिकों को यदि वो चाइना जाना चाहते हैं तो हम चाइना के साथ जिस तरह से कंप्रोमाइजिंग मोड में है, हम गलवान में निश्चित रूप से हमने जो है अपनी एक मजबूती दिखाई थी, डोकलाम में दिखाई थी, लेकिन उस मजबूती से बात नहीं बन रहा है। तो अब चाइना को चीन के तरीके से जवाब देना पड़ेगा, और उसके लिए हमें चीन के आसपास के सीमावर्ती क्षेत्रों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर तेजी से काम करना पड़ेगा। वैसे उस इंफ्रास्ट्रक्चर पे इस वर्तमान सरकार ने काफी कुछ काम किया है, ये एक तारीफ की बात है, लेकिन वो इंफ्रास्ट्रक्चर नाकाफी है और भारत को अभी चीन से डरने की जरूरत नहीं। एक तो भारत की सरकार को समझना चाहिए, क्योंकि आज अमेरिका
जापान और ऑस्ट्रेलिया। ये 3 ऐसे देश हैं दुनिया के, और ये तीनों आर्थिक रूप से, जापान और अमेरिका तो विश्व की एक आर्थिक शक्ति है, और ये भारत के साथ जिस तरह से हैं, क्वाड में भी हैं। तो ऐसे में भारत यदि चीन के साथ किसी विवाद में जाता है, और वो विवाद यदि किसी अन्य रूप भी लेता है, हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन अब युद्ध के डर से भारतीय क्षेत्रों को समर्पित करते रहे, हम पीछे हटते रहे, ये रणनीति भी ठीक नहीं है। बिल्कुल। तो लेकिन कदम तो हमें ही बढ़ाने पड़ेंगे ना। बिल्कुल। वो अमेरिका तो हमारी मदद को, या जापान हमारे मदद को बाद में आएगा, लेकिन ये मजबूती से हमें चाइना को जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल, मतलब पहला स्टेप तो हमें लेना ही पड़ेगा चाइना के खिलाफ, नहीं तो जब तक कुछ नहीं हो पाएगा। आपकी बात से बिल्कुल सहमत है। अभिषेक जी, सारी बातें तो समझ ली है, लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही है, चाइना जिस तरीके से लगातार आगे बढ़ रहा है, भारत के सीमा क्षेत्र में घुस रहा है, चाहे वो समुद्र के रास्ते से घुसे या हमारी एलएसी पर कब्जा करने से घुसे, लगातार वो भारत को कुछ ना कुछ एक तरीके से देखा जाए टॉन्ट कर ही रहा है। तो आखिर चीन से ये तनातनी कब तक चलेगी, सबसे बड़ा सवाल तो यही है, क्योंकि मोदी और जिनपिंग की अगर बात करें तो 18 मुलाकातों के बाद भी अभी तक हालात जो है वो सुधरे नहीं है। तो बड़ा सवाल यहाँ पर अभी भी यही बना हुआ है। अब देखिए अंशुल, इसमें मैं आपको एक और चीज थोड़ा सा बताऊंगा। ये इसमें जो चाइना को इतनी हिम्मत आती है, वो हिम्मत आखिर आई कहाँ से? ये लगातार पिछले 1-1.5 वर्ष में जो इसकी हिम्मत बढ़ गई है, उसका भी एक रीजन मैं बताता हूँ। वो रीजन है अमेरिका की अस्पष्ट नीति, कंफ्यूज नीति, बाइडेन की विशेष तौर पर जो कंफ्यूज नीति है कि वो चाइना के, जैसे डोनाल्ड ट्रंप के समय बिल्कुल स्पष्ट नीति थी। डोनाल्ड ट्रंप के समय अमेरिका की नीति थी कि चाइना उनका दुश्मन है, चाइना दुनिया का दुश्मन है, चाइना के साथ वो ट्रेड वॉर करेंगे और चाइना को हर हाल में नुकसान पहुंचाएंगे। बाइडेन जैसे ही आए, उन्होंने नीति पूरी बदल दी। उनकी क्लियर ही नीति नहीं है, उनकी स्पष्ट ही नहीं है। वहां से चाइना को हिम्मत मिली, और यहीं से हुआ क्या है कि भले ही अमेरिका के पास जापान और दक्षिण कोरिया की रक्षा का दायित्व है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं कि जापान पिछले 2 वर्ष से अपना रक्षा बजट बढ़ा रहा है, और बहुत ज्यादा 10 गुना ज्यादा बढ़ा रहा है, चाइना को ध्यान में रखते हुए। और अब वो अमेरिका पे थोड़ा अपनी डिपेंडेंसी भी कम करना चाहता है। तो ये तो है परेशानी, क्योंकि अमेरिका देखिए, एक महाशक्ति के सामने जब दूसरी महाशक्ति खड़ी होती है सीना तान के और अपने सहयोगी के साथ आगे बढ़ती है, तो उस पर प्रेशर आता है। लेकिन जैसे ही चाइना को समझ में आया कि बाइडेन के नेतृत्व में जो बाइडेन प्रशासन है अमेरिका का, वो इतना ज्यादा कंफ्यूजिंग है, उनके दिमाग में कंफ्यूजन है अमेरिका चीन को लेके, चीन की नीतियों को लेके, कि चीन का मुकाबला कैसे करना है उसको लेके, तो वहां से उसकी चीजें बढ़ गई। दूसरा, मुझे लगता है भारत को जो प्रेशर में रखने की उनकी नीति है, वो इसलिए भी है कि भारत क्वाड ग्रुप का मेंबर है, तो चाइना चाहता है कि भारत क्वाड ग्रुप से या तो बाहर आए, या क्वाड ग्रुप इतना प्रेशर भी इस क्षेत्र में ना क्रिएट कर पाए कि चाइना को प्रॉब्लम हो। दूसरा, मुझे लगता है भारत का बहुत तेजी से जो व्यापार बढ़ रहा है, कोरोना के बावजूद भारत की जो ग्रोथ रेट है वो भी बढ़ रही है, उससे मुझे लगता है चीन को थोड़ा तकलीफ है। फिर एशिया के क्षेत्र में इकलौता भारत ही है जो चीन के मुकाबले में बहुत तगड़े तरीके से खड़ा हुआ है। ना सिर्फ खड़ा हुआ है, बल्कि चीन की आंखों में आंखें डाल के भी बात कर रहा है। और हमने ना चीन से कोई कर्ज लिया हुआ है, ना ही हम चीन के BIR जो बेल्ट और रोड इनिशिएटिव है उसके ना पार्ट है, ना हम पार्ट बनने वाले हैं। इससे भी चीन को तकलीफ है। इसके अलावा ये है कि सबसे बड़ी चीज इस पूरी कहानी में कि चीन को ऐसा लग रहा है कि जिन देशों पे वो अपना अधिकार जमा रहा है, या अधिकार करने की, या उनको नियो कॉलोनिज्म का शिकार बनाने की कोशिश कर रहा है, विशेष तौर पर श्रीलंका हुआ, बांग्लादेश हुआ, नेपाल, यहाँ भारत का भी बहुत ज्यादा प्रभाव है। तो भारत के प्रभाव को भी खत्म करने की उनकी यहाँ पर कोशिश है। और ये भी मैं आपको बताऊं कि ये सारी चीजें क्यों लगातार करते रहना पड़ेंगी शी जिनपिंग को, या लगातार शी जिनपिंग क्यों कर रहे हैं, उसका भी रीजन समझिए। विगत 2-3 वर्षों से ऐसा हो रहा है, विशेष तौर पर कोरोना काल के बाद शी जिनपिंग की जो लोकप्रियता है वो चाइना में कम हुई है बहुत तेजी से। विद इन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना भी उनके प्रतिद्वंदी खड़े हो रहे हैं। तो अब शी जिनपिंग के सामने भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि उन्हें अपने आप को साबित करना है। और जैसा साबित करने का सबसे अच्छा तरीका होता है देशभक्ति, कि आप अगर जनता को, पार्टी के लोगों को, सभी लोगों को देशभक्ति के मामले में अगर लगा दो, तो फिर उस समय विरोध भी कम होता है और लोगों का ध्यान भी पूरी तरह से बच जाता है। तो स्थिति अभी जो बन रही है
वो यही बन रही है कि शी जिनपिंग को चूंकि प्रूव करना है, तो इसलिए वो इस मामले को लगातार उलझाए आएंगे। जब तक अमेरिका स्पष्ट पॉलिसी के साथ भारत के साथ खड़ा नहीं होगा, जापान के साथ खड़ा नहीं होगा, कोरिया के साथ स्पष्ट पॉलिसी के साथ खड़ा नहीं होगा, उनके हैं कि हम रक्षा करेंगे, रक्षा करना एक अलग होता है, लेकिन नीति स्पष्ट होना चाहिए कि हम क्या करने वाले हैं, क्या किस लेवल तक सहयोग देंगे, कब सहयोग देंगे। तो वहां से मुझे लगता है अमेरिका इस पूरी कहानी की एक दुखती रग है, एक कमजोर कड़ी बन गया है, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के समय बहुत एग्रेसिव तरीके से ट्रंप चाइना की खिलाफत कर रहे थे, उसका उल्टा बाइडेन प्रशासन बहुत कमजोर तरीके से कर रहे हैं। उनकी नीतियां ही स्पष्ट नहीं, उनको समझ में नहीं आता। कभी चाइना से बात करने की बात करते हैं, कभी वो बात करते हैं कि चाइना की खिलाफत करेंगे, कभी वो बोलते हैं कि अगर चाइना ने आक्रमण किया ताइवान पे तो हम मुकाबला करेंगे, कभी बोलते हैं अगर कब्जाया तो मुकाबला करेंगे। यानी उनकी नीतियों में ही बहुत सारी कंफ्यूजन इस समय चल रही है। और इन्हीं सब को देखते हुए जो मैंने आपको बताया था कि जापान अपने रक्षा बजट को ना सिर्फ बढ़ा रहा है, बल्कि अपनी रक्षा नीति की भी समीक्षा करके उसे चेंज करने वाला है। क्योंकि अमेरिका की जो अफगान नीति थी उसे देख के भी बहुत सारे जो उनके सहयोगी देश हैं वो अब संशय हो गए हैं, उन्हें संशय में आ गए हैं कि क्या अमेरिका वास्तविक रूप से हमारा साथ दे पाएगा इमरजेंसी के समय, और वो भी चाइना जैसे एक बड़े महाशक्ति के सामने। तो स्थितियां, और मैं आपको बताऊं, जैसे 9 डैश लाइन के समय जब फिलीपींस, ताइवान, वियतनाम, इंडोनेशिया, ब्रुनोई वगैरह का साथ विवाद हुआ था अमेरिका का, चाइना का, उस समय भी अमेरिका की कोई स्पष्ट नीति नहीं थी, क्लियर वो नहीं बोल पाए कि क्या करने वाले हैं। यूएनओ के डिसीजन के बाद, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के डिसीजन के बाद भी चाइना ने वो निर्णय नहीं माना, और उस समय भी अमेरिका ने ना उनके ऊपर कोई बड़े प्रतिबंध लगाए, ना उनके ऊपर कोई वो प्रेशर डाल पाए। तो चीजें क्या होती हैं, आपने चाइना को बढ़ने का मौका दे रहे हैं लगातार, और चाइना उस मौके का लगातार फायदा उठा रहा है, और उसमें उसको जो लग रहा है कि एक ही देश है जो उसका मुकाबला करने की स्थिति में है, वो भारत है। तो इसलिए भारत को उलझाए रखने, प्रेशर में रखने की उसकी टैक्टिक है जो वो लगातार यूज करता रहेगा। और भारत को जिस तरह की अब भारत सरकार की नीति है पिछले 4, 5, 6 साल में बनी है, मुझे लगता है अब इसमें स्पष्टता आ रही है कि अब हमारा चाइना दुश्मन है, हम चाइना का मुकाबला चाइना के तरीके से करेंगे। पिछले 2 वर्ष में हमने मिरर डिप्लॉयमेंट, गलवान क्लैश, डोकलाम क्लैश के समय ये चीजों को साबित भी किया है कि हम मुकाबला अब उनकी ही स्टाइल से हम उनके सामने करेंगे और हम स्पष्टता से खड़े रहेंगे। तो मुझे लगता है इस नीति जब तक स्पष्ट नहीं होगी, जैसे भारत की नीति स्पष्ट है लेकिन अमेरिका की कंफ्यूजन है न नीति है, तो तब तक क्वाड भी प्रभावी नहीं होगा। और चाइना इसी कमियों का, इस नीतियों में जो गैप है, इनका फायदा उठा के आगे बढ़ता रहेगा। तो मुझे लगता है इस समय आवश्यकता है कि क्वाड ग्रुप विशेष तौर पर अमेरिका को प्रभावी भूमिका अपनी निभाना चाहिए, साफ साफ चीन के खिलाफ नीति डिक्लेयर करना चाहिए, भारत के सहयोग में, भारत के पक्ष में स्पष्ट रूप से बयान देना चाहिए। और इसके अलावा मुझे लगता है यूएनओ की भी अब इसमें प्रभावी भूमिका आ जाना चाहिए। तो चाइना के खिलाफ कुछ इस तरह के प्रतिबंधों को या चाइना के खिलाफ कुछ प्रस्तावों को लाने की आवश्यकता है। तो ये सही टाइम है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पर कही। राजेश भारती जी, समय हमारे पास में कम है, लेकिन फिर भी एक बड़ा सवाल यहाँ पर छूट ना जाए, इसलिए मैं आपसे जवाब जानना चाहती हूँ कि एलएसी पर फिर से गलवान जैसे हालात बन रहे हैं, ऐसा माना जा रहा है, तो ये क्यों बन रहे हैं? संक्षेप में जवाब दीजिएगा। देखिए, संक्षिप्त में तो इसका उत्तर यही है कि चाइना भारत के मामले में भारत को एक कमजोर देश मानता है, और चाइना विश्व बिरादरी को जैसे 62 के आसपास जो युद्ध हुआ उसका एक बड़ा कारण माना जाता था कि एशिया के लीडर के रूप में जवाहरलाल नेहरू स्थापित थे, कि एशिया का लीडर जवाहरलाल नेहरू है, भारत के उस समय के प्रधानमंत्री। माओ से तुंग ये बताना चाहते थे कि एशिया का लीडर जो है भारत का प्रधानमंत्री चाइना का नेता है। तो अभी भी भारत को एक कमजोर देश के रूप में ये मानना कि एशिया का जो नेता है वो भारत नहीं हो सकता, न है न हो सकता है, यही मैसेज पुनः देने की कोशिश की तरह भारत को घेरा जा रहा है, चाहे श्रीलंका के साथ संबंध बढ़ा के हो, नेपाल भूटान के मामले में हो, या जो है हमारे सीमाओं का अतिक्रमण करके। वो भारत को एक कमजोर देश कि भारत अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं कर सकता, और नेपाल भूटान को ये मैसेज भी इसके माध्यम से कि जो देश अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं कर सकता वो आपके लिए कितना खड़ा हो पाएगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी आप दोनों ने ही यहाँ पर दी, और बहुत धन्यवाद आप हमारे साथ जुड़े और इस पूरी चर्चा में शामिल हुए। तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे चीन
सलामी स्लाइसिंग की, तो आखिर कब तक चीन से ये तनातनी चलती रहेगी? चीन की चाल का जवाब भारत को कैसे दिया चाहिए? हमने एक्सपर्ट से जानने की कोशिश की। एलएसी पर लगातार गलवान जैसे हालात बन रहे हैं, वो भी क्यों बन रहे हैं, इस पर भी हमने बात की। सीमा रेखा के भीतर मजबूत चीन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो खड़ा कर रहा है। विवादित इलाकों में सैन्य गांव का निर्माण भी चीन कर रहा है। अब भारत को किस तरीके से आक्रामक हो जाना चाहिए, भारत को किस तरीके से कदम उठाने चाहिए, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। फिलहाल इतना ही देखते रहिए स्वदेश न्यूज, क्योंकि सबसे पहले देश।